नमस्कार, गीता आईएएस में आपका स्वागत है। समय बर्बाद न करते हुए सीधे टॉपिक पे। आज क्लास 61 है। ठीक है, आज हम समझते हैं करेज ऑफ कन्विक्शन का मतलब क्या होता है। आगे और भी टॉपिक आएंगे, तो इसको पहले समझते हैं कि करेज ऑफ कन्विक्शन का मतलब क्या है। पहले इसका डेफिनेशन समझिए। देखिए, इसका मतलब ये है कि साहस के साथ, करेज का मतलब तो समझ में आ ही रहा होगा, हिंदी मतलब उसका साहस होता है। तो साहस के साथ अपने विश्वास पर टिके रहना, जो सत्य और न्यायसंगत हो। आपका कोई विश्वास हो सकता है, जिस पे भी आप विश्वास करते हो कि एक्स वाई जेड पे आप विश्वास करते हो, तो उसके साथ आप टिके रहेंगे सत्य और न्यायसंगत, सत्य और न्यायसंगत के साथ, न्याय के साथ। ठीक है, तो ये कर्ज ऑफ कन्विक्शन है। तो ये वह साहस है जो किसी को सही बात पर खड़े रहने की ताकत देता है। ये आपको हिम्मत देता है। करेज ऑफ कन्विक्शन आपको हिम्मत देता है। आपका कोई विश्वास है, आप उसके साथ खड़े हैं। कोई भी परिस्थिति आ जा रही है, आपके साथ कुछ भी हो रहा है, आप उसको सहने की क्षमता आप में आ गई है। ठीक है, तो आप पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन अगर आप सही हैं और आप उसके साथ खड़े हैं, तो ये करेज ऑफ कन्विक्शन है। समझ में आया कि करेज ऑफ कन्विक्शन क्या है? कि सारी दुनिया बोले कि सही है सही है सही है, लेकिन एक आदमी उठ के बोलता है नहीं ये गलत है, तो उसकी साहस है और वो अपने विश्वास के साथ खड़ा हुआ है। जैसे आज देखेंगे टीवी मीडिया जो है सरकार के पक्ष में बोल रही है, तो एक ऐसा आदमी आता है जो ये बोलता है कि नहीं, मीडिया का सवाल है कि गवर्नमेंट की आलोचना करे, उसकी कमियों को उजागर करे, तो उसका करेज ऑफ कन्विक्शन है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रवीश कुमार। सारी दुनिया गोद में बैठ रही है, लेकिन एक आदमी ऐसा उठ के आ रहा है जो सारी दुनिया एक पक्ष में बात कर रही है, सारी मीडिया, एक आदमी ऐसा उठता है जो बोलता है नहीं, हमको जनता की आवाज़ बनना है और सवाल पूछना है गवर्नमेंट से, और वो किया उन्होंने। तो उसको बोला जाएगा कि ये करेज ऑफ कन्विक्शन है उनका। अब एग्जाम्पल से समझते हैं सारी चीज़ें। जैसे महात्मा गांधी हैं, सत्याग्रह और अहिंसा जो है उनका वैल्यूज़ थे, और उस पर वो टिके रहे, भले कोई माने ना माने। आज के टाइम पे इसको भले लोग नहीं माने, लेकिन वो टिके रहे। उस समय भी वो टिके थे। ये करेज ऑफ कन्विक्शन है। जिसको लोग नहीं मान रहे, वो उस पर टिके रहे, तो लोगों ने उस पर भरोसा किया। अब भगत सिंह को ले लीजिए। भगत सिंह ने अपने कभी विचार बदले नहीं। वो बोलते थे कि मैं नास्तिक हूँ क्योंकि मुझे इंसानियत पे भरोसा है, और वो देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे अपने विचारों से, अपने तरीक़ों से। तो उनको फांसी की सज़ा हुई, फिर भी उन्होंने अपने विचार नहीं बदले। ठीक है, अब नेल्सन मंडेला को लीजिए। नेल्सन मंडेला जिन 27 साल जेल में रहे, रंगभेद के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई मतलब लड़ रहे थे, विरोध कर रहे थे अहिंसा पर, जैसे गांधी जी। तो इनको साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका का गांधी बोला जाता है इनको। तो इन्होंने कभी अपने आदर्श नहीं छोड़े, तो इनका करेज ऑफ कन्विक्शन था ये, कि एक विश्वास है, उस पर टिके रहेंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए। अब कुछ एक मूवी के एग्जांपल है, जैसे रंग दे बसंती, चक दे इंडिया, 12 एंग्री मैन। ये रंग दे बसंती मूवी आप लोगों ने देखी होगी। तो जो यंगस्टर्स हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ खड़े होते हैं। आमिर खान की मूवी है, तो करप्शन के खिलाफ खड़े होते हैं। तो ये कन्विक्शन का करेज दिखाता है इसमें। चक दे इंडिया, कबीर खान एक सच्चे कोच की तरह जो है लड़कियों की टीम को जीत दिलवाते हैं। इसमें आलोचना सहते हैं, आलोचना भी होती है उनकी, कुछ भी हो, एक भरोसा है, उस पर टिके रहेंगे। 12 एंग्री मैन मूवी, ये मूवी आप देख लीजिए। अब आईएएस ऑफिसर एमस्ट्रॉन्ग पैम है, मणिपुर के आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी। इन लोगों ने भी राजनीतिक दबाव झेला है बहुत ज़्यादा, फिर भी अपने आप पे टिके रहे। तो ये करेज ऑफ कन्विक्शन है। दम भगवत गीता, ईसा मसीह, गुरु गोविंद सिंह की एक लाइन है ना कि 1.25 लाख से एक लड़ो तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाओ। ये करेज ऑफ कन्विक्शन है उनका। ठीक है, देखिए ईसा मसीह यानी यीशु जी ने क्या बोला था जब उनको क्रूसीफाई किया जा रहा था, तब वो बोल रहे थे कि फॉरगिव देम फादर फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। इसका मतलब ये है कि इन्हें माफ़ कर दो ईश्वर, इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। मतलब वो अपने विचारों पे भी टिके थे उस वक्त भी, यीशु मसीह जी। तो ये करेज ऑफ कन्विक्शन है उनका। भगवद गीता में बोला गया ना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो ये भी एक कन्विक्शन से ही कर्म करने का साहस है। ग्रेटा थनबर्ग, मलाला यूसुफजई, ये सब करेज ऑफ कन्विक्शंस के एग्जाम्पल है। ग्रेटा थनबर्ग जो है क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट करती हैं। और मलाला यूसुफजई जो है एजुकेशन के लिए प्रोटेस्ट करती हैं, को महिला शिक्षा पर जोर देती हैं काफ़ी। तो इनका
करेज ऑफ कन्विक्शन है इन सब चीज़ों को लेके। एक भरोसा, एक चीज़ को पकड़ा, उस पर भरोसा किया है, हटना नहीं है, टिके रहना है। तो करेज ऑफ कन्विक्शन कब अच्छा होता है? सवाल ये है कि करेज ऑफ कन्विक्शन कब अच्छा होता है। देखिए, करेज ऑफ कन्विक्शन तब अच्छा होगा जब विचार नैतिक, मानवीय और सार्वभौमिक रूप से हितकारी हो, तभी करेज ऑफ कन्विक्शन अच्छा माना जाएगा। एक बुक है गांधी जी की, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो गांधी जी का अहिंसक सत्याग्रह इसमें एक्सप्लेन किया गया है। अब एक मूवी है गांधी मूवी 1982, क्रिस्टो, आप देखेंगे ये मूवी तो अंग्रेजों के अत्याचारों के बावजूद जो है सत्य पे अडिग रहे थे गांधी जी, इस मूवी में दिखाया है। द हिंदू में न्यूज़पेपर में था आयरोम शर्मिला जी का, वो अफस्पा के खिलाफ जो है, एक कानून है अफस्पा, उस कानून के खिलाफ जो है सालों तक भूख हड़ताल करती थी, क्यों वो मानती थी कि अफस्पा कानून जो है गलत है। तो उनका उस पर भरोसा था और उन्होंने भूख हड़ताल किया, प्रोटेस्ट किया पूरी तरीके से, तो ये उनका करेज ऑफ कन्विक्शन था। मलाला यूसुफजई ने शिक्षा के अधिकार के लिए गोली खाने के बाद भी पीछे नहीं हटी, तो ये उनका करेज ऑफ कन्विक्शन था। ठीक है, तो जब कन्विक्शन न्याय, करुणा और समानता के लिए हो, तब ये समाज के लिए भी जो है एकदम इंस्पिरेशनल बन जाता है, प्रेरणादायक होता है। अब सवाल ये कि करेज ऑफ कन्विक्शन गलत कब होता है या बुरा कब होता है। देखिए, करेज ऑफ कन्विक्शन तब बुरा होता है जब विचार जो है गलत हो, कट्टर हो, हानिकारक हो और आत्मकेंद्रित हो, तब करेज ऑफ कन्विक्शन बुरा कहलाता है। एक बुक है मैन काम्फ, हिटलर की किताब है ये, जिसमें उसके कट्टर विश्वासों ने दुनिया को नुकसान पहुंचाया था। इस किताब में उसके कट्टर विचार जो है, विचारधारा इसमें बताई गई है। ये हिटलर की किताब है। एक मूवी है द डार्क नाइट, जोकर, तो इसमें एक जोकर रहता है, तो जोकर का भी जो कन्विक्शन था कि इंसान स्वार्थी है, दुष्ट है, जिसे वो साबित करना चाहता था, तो ये गलत विचार थे उसके पूरी तरीके से। मतलब 100% तो नहीं कह सकते ना कि सभी हो, तो सबको मारने पर तुला हुआ तो सबको ख़त्म कर देंगे, तो इसका गलत करेज ऑफ कन्विक्शन था। अब मॉब लिंचिंग को ले लीजिए, ठीक है, जहाँ आप लोग को धार्मिक आधार पर या जाति विश्वासों के आधार पर के नाम पर आपको लिंच कर देते हैं, आपको मार देते हैं। तो कुछ वर्ग ऐसा मानता है ना कि हमारा धर्म ऐसा है, कुछ वर्ग ऐसा मानता होगा कि हमारी जाति बेहतर है, तो उस जाति के लिए या धर्म के लिए लोगों को भीड़ इकट्ठा करके किसी को मार देना, तो ये गलत करेज ऑफ कन्विक्शन है। 9/11 के हमलावर, जिससे कट्टरपंथी कन्विक्शन पर अंधे होकर निर्दोषों की जान ले ली, तो कुछ वर्ग ऐसा मानता होगा ना कि मार दो इनको, ख़त्म कर दो। अभी जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, अभी एक वीडियो वायरल हुआ है एक डॉक्टर का जिसने ब्लास्ट किया था, नबी ने, तो उसका गलत करेज ऑफ कन्विक्शन था। देखिए, इस्लामिक कुछ लोग जो है कुरान की आयतों को कट्टरपंथी एजेंडे के अनुसार तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, जैसे जिहाद को हिंसा से जोड़ते हैं, तो ये गलत करेज ऑफ कन्विक्शन है इनका। क्रिश्चियनिटी में क्रूसेड्स यानी धार्मिक युद्ध, धर्म के नाम पर बड़े पैमाने पर नरसंहार को सपोर्ट करने की बात कर रहा है, तो ये गलत करेज ऑफ कन्विक्शन है। क्रिश्चियनिटी में इसको लोग लेके तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। जब कन्विक्शन आपके इंडिविजुअल अहंकार, हिंसा या इनटॉलरेंस के लिए हो, तब यह घातक बन जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो करेज ऑफ कन्विक्शन कब कब गलत होता है ये पता चल गया, करेज ऑफ कन्विक्शन कब सही होता है ये पता चल गया। अब करेज ऑफ कन्विक्शन का अगर मूल्यांकन करना हो कि करेज ऑफ कन्विक्शन का हम मूल्यांकन कैसे करें, कौन सा अच्छा है, कैसे बुरा है, तो आप कुछ क्वेश्चंस अपने आप से करके ये तय कर सकते हैं कि हाँ, करेज ऑफ कन्विक्शन ये अच्छा है, ये गलत है। कुछ ऐसे सवाल करेंगे अपने आप से कि क्या यह विचार मानवीय है। जब आप किसी विचारधारा को सुन रहे हैं, किसी विचार को मानना चाहते हैं कि मैं इस पर भरोसा करूँ, तो सवाल करिए, क्या यह विचार मानवीय है। फिर दूसरा, क्या इससे समाज को लाभ होगा। तीसरा, क्या यह विचार तर्क और अनुभव पर आधारित है। चौथा, क्या यह दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। इसका जवाब आपको हाँ नहीं में मिलेगा, तो इससे आप ये समझ लेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि करेज ऑफ कन्विक्शन सही है या गलत। इससे मूल्यांकन कर पाएंगे, अपना कर पाएंगे, दूसरों का कर पाएंगे, इसलिए आसान होगा आपको।
तो करेज ऑफ कन्विक्शन एक तलवार की तरह है। अगर यह सत्य और न्याय के साथ होगा तो यह रक्षक है, अगर यह अहंकार और कट्टरता के साथ जुड़ गया तो यह विध्वंसक बन जाएगा। करेज ऑफ कन्विक्शन, हिटलर का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है इसमें, करेज जो नेगेटिव करेज ऑफ कन्विक्शन को सपोर्ट करता है। अब करेज ऑफ कन्विक्शन का यानी आस्थापूर्ण साहस का एनालिटिकल पार्ट हमको देखना है, ठीक है। एनालिटिकल पार्ट हम देखते हैं। देखिए, करेज ऑफ कन्विक्शन जो है आत्मिक ईमानदारी, सत्य पर आस्था और नैतिक जोखिम लेने की क्षमता और लंबे समय तक टिके रहने वाली प्रतिबद्धता से जुड़ा होता है। अगर पॉजिटिव करेज ऑफ कन्विक्शन है तब आप में मोरालिटी, इनर स्ट्रेंथ, विजन, फेयरनेस बढ़ती है। अगर आप पॉजिटिव करेज ऑफ कन्विक्शन से जुड़े हुए हैं तो इससे बेहतरी आती है आप में। और इसका प्रैक्टिकल यूटिलिटी है लाइफ में आपके कि व्यक्तिगत जीवन में कि लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं आप, आत्मसम्मान की वृद्धि होती है, मानसिक स्थिरता आती है आप में। आपके सामाजिक जीवन में आप प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, सच्चाई के लिए खिलाफ जो है सच्चाई के लिए खड़े होते हैं आप। प्रशासनिक जीवन में ईमानदारी से फैसला लेते हैं, पक्षपात से बचते हैं। राजनीति में विचार आपके डेमोक्रेटिक होते हैं, लोकतांत्रिक होते हैं, समाज को दिशा मिलती है। ये होता है करेज ऑफ कन्विक्शन का आपके व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रशासनिक और राजनीतिक जीवन में इसका यूज। अब करेज ऑफ कन्विक्शन से कुछ जोखिम भी होते हैं, ठीक है। जोखिम का विश्लेषण करते हैं। जैसे जब करेज ऑफ कन्विक्शन नेगेटिव होगा तब कट्टरता में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे हिटलर का विश्वास जो है नस्ली शुद्धता में था कि हम जो है प्योर ब्लड है, हम प्योर ब्लड है, बाकी सब बेकार। वैसे ही आप चाइना को देख लीजिए, वो मानता है कि वो मिडिल किंगडम सिंड्रोम से ग्रसित है। चाइना जो है मिडिल किंगडम सिंड्रोम से ग्रसित है। मिडिल किंगडम सिंड्रोम क्या होता है, स्क्रीन पे देखेंगे। ये मैं बॉक्स बना रहा हूँ, बता रहा हूँ क्या ये। अब 3 लेयर में बनाता हूँ इसमें। मिडिल किंगडम सिंड्रोम से चाइना ग्रसित है। देखिए, वो मानता है कि पहले एकदम ऊपर गॉड है, भगवान है, उसके बाद चाइना है, बाकी सारे देश, उसके बाद सबसे नीचे आते हैं बाकी सारे देश। ये है मिडिल किंगडम सिंड्रोम। इसका मतलब ये है कि सबसे ऊपर भगवान है, फिर बीच में चाइना है, उसके बाद सारे देश हैं। तो चाइना इसी से ग्रसित है, मिडिल किंगडम सिंड्रोम। मतलब हम भगवान के बाद हम ही हैं, बाकी सब फालतू लोग हैं, बाकी सारे जो भी हैं हमारे नीचे होंगे। ये है मिडिल किंगडम सिंड्रोम। ये नेगेटिव करेज ऑफ कन्विक्शन का एग्जाम्पल है कि भगवान के बाद हम अपने आप को देख रहे हैं, उसके बाद बाकी सब दीनहीन प्राणी लोग हैं। और इसी करेज ऑफ कन्विक्शन, नेगेटिव करेज ऑफ कन्विक्शन को ध्यान में रख के चाइना जो है इतना एग्रेसिवली काम करता है और उसके लिए पूरी ताकत लगाता है कि भगवान के बाद हम ही हैं, ये हम साबित करके रहेंगे। इसीलिए आप देखते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसका आईटी सेक्टर कितनी ज़बरदस्त तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। और उसके लिए वो काम भी कर रहे हैं, दिखा भी रहे हैं कि हम भगवान के बाद हम ही हैं, ये हम साबित करके रहेंगे। रैपिड ग्रोथ हो रहा है उनका। तो ये नेगेटिव करेज ऑफ कन्विक्शन की तरफ बढ़ा हुआ है। अगर नेगेटिव करेज ऑफ कन्विक्शन होगा तो सामाजिक द्वेष जो है बढ़ेगा। जैसे कुछ धार्मिक नेता जो है अपने कन्विक्शन के नाम पर हिंसा भड़काएंगे। समझ में आया? तो और जब नेगेटिव करेज ऑफ कन्विक्शन होगा तो सत्य के नाम पर अंधापन हो जाएगा। यानी जैसे देखिए, तालिबान को एग्जांपल लीजिए। तालिबान जो है महिलाओं की शिक्षा को लेके बिल्कुल एकदम कह सकते हैं रूढ़िवादी है, उनको एजुकेशन देना ही नहीं है। तो तालिबान अपने नियमों को जो है डिवाइन कन्विक्शन मानते हैं। तो उनके जो डिवाइन कन्विक्शन है वो तो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है पूरी की तरह। तो ये नेगेटिव करेज ऑफ कन्विक्शन है। तो नेगेटिव जब करेज ऑफ कन्विक्शन नेगेटिव होता है तो ये जोखिम बढ़ते हैं। ये एनालिटिकल पार्ट है। अब सुकरात ने, महात्मा गांधी ने, जे.एस. मिल ने, जो इन सभी ने करेज ऑफ कन्विक्शन के बारे में कुछ ना कुछ बोला है। जैसे सुकरात बोलते हैं कि एक बुरा जीवन झूठ के साथ जीना है, सत्य के साथ जीना ही नैतिक साहस है, करेज है, साहस है। और महात्मा गांधी क्या बोलते हैं? सत्य और अहिंसा की ताकत ही सबसे बड़ा करेज है, साहस है। जे.एस. मिल फ्रीडम ऑफ थॉट को डिफेंड करने के लिए करेज ऑफ कन्विक्शन अनिवार्य है, ये बोलते हैं। ठीक है। तो करेज ऑफ कन्विक्शन जो है एक डबल एज तलवार है।
यदि ये विवेक, नैतिकता और करुणा के साथ हो तो यह समाज का मार्गदर्शक बन जाएगा। अगर ये अंधविश्वास, अंधभक्ति, कट्टरता या स्वार्थ के साथ जुड़ेगा तो ये विध्वंसक बन जाएगा। समझ में आ गया? तो अब हमको ये समझना है कि करेज और कन्विक्शन हम विकसित कैसे करें अपने अंदर, पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला नहीं। नेगेटिव वाला भी इसी तरीके से, जो प्रोसेस मैं अभी बताऊंगा कि करेज और कन्विक्शन कैसे विकसित करना है अपने अंदर, तो वो पॉजिटिव वाला बताऊंगा। नेगेटिव वाला तो आपका इसी प्रोसेस से वो भी हो सकता है। देखिए, पहला तो ये है कि अपने मूल्यों और सिद्धांतों को स्पष्ट कर लें, क्लैरिटी लाएं दिमाग में पहले। ठीक है? तो जिन सिद्धांतों के लिए आप खड़े रहना चाहते हैं, पहले उन्हें खुद समझें। मान लीजिए आप समाजवाद को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो पहले समाजवाद को समझिए कि समाजवाद क्या है। कैपिटलिज्म को सपोर्ट करना, तो पहले समझिए कैपिटलिज्म है क्या। गुड कैपिटलिज्म, बैड कैपिटलिज्म होता है। गुड सोशलिज्म, बैड सोशलिज्म भी होता है। तो उनको पहले समझिए। कैसे करेंगे ये सब चीज़ें, कैसे करेंगे? देखिए, अपने वैल्यू बेस्ड मूल्यांकन करिए। सत्य, ईमानदारी, न्याय के लिए न्याय क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है? जैसे आप मान लेते हैं कि सोशलिज्म, कैपिटलिज्म आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, पहले निरीक्षण करें, मूल्यांकन करें। कैसे करेंगे? लिखिए, जनरल लिखिए, डायरी लिखिए। ठीक है? कि किन बातों से आप समझौता कभी नहीं करेंगे, उस डायरी में लिखिए। तब आप पूरा काटते छाटते आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। तो उसमें विश्वास बढ़ाइए अपना। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, किसी का स्वतंत्रता, उसका हनन नहीं होना चाहिए उसमें। तभी आपका पॉजिटिव करेज और कन्विक्शन बनेगा वो। तो महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा पर अडिग रहना है, इसी क्लैरिटी का उदाहरण है। वो इसको मानते थे, तो क्लैरिटी थी उनके दिमाग में। दूसरी तरीके से कैसे विकसित करेंगे करेज और कन्विक्शन? नैतिक कहानियाँ और जीवनी पढ़ें, मतलब प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए असली उदाहरण से सीखें। कैसे? बहुत अच्छी अच्छी किताबें, महात्मा गांधी की बुक है द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, नेल्सन मंडेला की बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मलाला यूसुफजई की बुक है आई एम मलाला। मूवी देख सकते हैं आप, गांधी मूवी, 12 ईयर अ स्लेव, नीरजा, द पोस्ट, ये सारी मूवीज़ हैं। इनके द्वारा करेज और कन्विक्शन अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। अपने कंसाइज की सुने। देखिए, भीड़ के कहने पर नहीं, अपने भीतर की नैतिक आवाज़ पर भरोसा करना चाहिए, यानी अपने आप पे भरोसा करना होगा। जो भीड़ कह रही है, भीड़ के सुर में सुर मिला देना, इससे आपका करेज और कन्विक्शन विकसित नहीं होगा, आप तोते कहलाएंगे। ठीक है? तो अपने अंदर की आवाज़ आपको सुननी होगी कि आप क्या सोचते हैं। आपके अपने छोटे छोटे फैसलों में नैतिक साहस दिखाएं, जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सच बोलना, नियम तोड़ने से इनकार कर देना। ये आपकी असली शुरुआत होगी, शुरुआत यहीं से होगी। और सपोर्टिव लोगों के साथ रहें, जो लोग आपके मूल्यों को समझते हैं, जो वैल्यूज़ आप मानते हैं उनको समझते हैं, आपको वो लोग समझते हैं, तो उनके साथ जो है आपको ताकत मिलेगी। ठीक है? जैसे एक मूवी थी 2017 में आई, द पोस्ट, उसमें एक जर्नलिस्ट थी कैथरीन। उसने जो है सच छापने का साहस तब दिखाया जब पूरा सिस्टम उसके खिलाफ था, तो उनके सहयोगियों ने उनको नैतिक बल दिया। ऐसे ही कहानी है इंडिया में एनडीटीवी की। एनडीटीवी में रवीश कुमार, उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, अगर आप लोगों ने, वाइल वी वॉच्ड, ये डॉक्यूमेंट्री का नाम है। तो उसमें ये दिखाया गया कि जब पूरा मीडिया एक तरफ था, तो एक आदमी जो है, या एक कह सकते हैं मीडिया संस्थान, ये सच दिखाने में लगा हुआ था। बहुत कोशिश करी गिराने की, और फाइनली गिरा भी दिए लास्ट में। लेकिन वो आदमी, बहुत जितने लोग उसमें काम करते हैं, अधिकांश लोगों ने इस्तीफा दे दिया वहाँ से, और अपना अपना चैनल स्टार्ट करके यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। असफलता या आलोचना से डरना नहीं है। जब जब कनेक्शन अपने विकसित करना है, तो इन सब से डरना नहीं है कि अब हम अनसक्सेसफुल हो जाएंगे, हमारी आलोचना काफ़ी होगी, उससे डरना नहीं है। तो कन्विक्शन का मतलब है कि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह सही है, न कि इसलिए क्योंकि सब ऐसा कर रहे हैं। सब ऐसा कर रहे हैं इसलिए मैं करूँ, नहीं, सही है इसलिए मैं कर रहा हूँ, ये है। और असफलता और आलोचना से न डरने का काम, यानी करेज ऑफ कन्विक्शन विकसित करने का तरीका अपने अंदर। अब देखिए, 2022 में एलेक्सी नाम की एक थी, वो रूस में, उन्होंने पुतिन की सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई, जेल गए, लेकिन अपने नैतिक स्टैंड से पीछे नहीं हटे। इनका नाम अब पढ़िएगा। वो पुतिन गवर्नमेंट से नाराज़ होंगे, तो उनके खिलाफ आवाज़ तो उठाई, उनको भरोसा था कि कुछ चीज़ों पर भरोसा होगा, तो उन्होंने करेज ऑफ कन्विक्शन दिखाया अपना, पीछे नहीं हटे, जेल भी गए।
तो अब एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स का जो है अपने जीवन में करेज ऑफ कन्विक्शन के लिए क्या करना चाहिए एक यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते। देखिए, हर सप्ताह एक नैतिक कहानी पढ़ें आप, जो यूपीएससी एस्पिरेंट है। इससे क्या होगा, आपके नैतिक विचारों की क्लैरिटी आएगी। नैतिक डिसीजन डायरी बनाएं, अपना जो डिसीजन एक मोरल डिसीजन ले उसकी डायरी बनाएं। ठीक है, जो आप पूरे दिन में कुछ कुछ डिसीजन छोटे मोटे लिए होंगे ना, उसकी डायरी बनाइए। लिखिए कि आज मैंने कहा, सत्य बोलने का साहस दिखाया, तो मैंने किया वैसा। ठीक है, और विवेक आधारित जो है डिसीजन लीजिए, अपने खुद के कंसाइंस के आधार पर डिसीजन लिए। तो आप फिर अभ्यास करिए कि क्या यह निर्णय मेरे मूल्य से मेल खाता है। डायरी में सारी चीज़ें लिखिए, सारा मूल्यांकन करिए रात को बैठ के कि पूरा दिन किया क्या। तो आपको देखेंगे कि कितना सही चीज़ें जा रही हैं, कितनी गलत चीज़ें जा रही हैं। तो बहुत सारे रिलीजियस कोटेशन भी है, जैसे धर्म भगवत मनुस्मृति में धर्मो रक्षति रक्षिता, मतलब धर्म की रक्षा करता, जो धर्म की रक्षा करता है वही स्वयं की रक्षा करता है। धर्म को यहाँ पे सत्य और न्याय के सेंस में लेंगे। ठीक है, ये मनुस्मृति का है। ईसा मसीह, गुरु गोविंद सिंह जी, भगवान श्री कृष्ण, सभी लोगों ने गीता में कुछ न कुछ कहा है। तो ये आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। समझना क्या है, इसको कोट करना है करेज ऑफ कन्विक्शन से समझते हुए। तो निष्कर्ष रूप में हम ये बोलेंगे कि करेज ऑफ कन्विक्शन एक दिन में नहीं आएगा। आप सोचे रात को सोए, सुबह उठ गए हम बोल देंगे कि हम करेज ऑफ कन्विक्टेड हो गए, तो नहीं, ये एक दिन में नहीं आता, ये आते आते ही आएगा। ये धीरे धीरे जो है आपके विचार, व्यवहार और प्रेरणा के अभ्यास से बनेगा। जितना आप अभ्यास करेंगे, जितना बिहेव करेंगे, जितना आइडियोलॉजी समझेंगे, जो प्रोसेस बताया है उसके द्वारा आप आने लगेगा। तो इसे विकसित करने का रास्ता सीधा सा ये है कि जो सही है उसकी खोज करिए, नैतिक अभ्यास करिए और निष्पक्ष आत्मनिरीक्षण से गुजरते रहिए, अपना मूल्यांकन करते रहिए। तो इससे हो जाएगा, आपके अंदर करेज ऑफ कन्विक्शन विकसित होने लगेगा धीरे धीरे। अब हमको ये समझना है, स्क्रीन पे देखेंगे एनोनिमिटी क्या है। इसको एनोनिमिटी को हिंदी में अनामता बोलते हैं, गुमनामी भी बोल सकते हैं। समझते हैं क्या है। देखिए, एनोनिमिटी का मतलब है कि अपनी पहचान छिपाना या कोई ऐसा काम करना जिससे लोग आपको पहचान ना पाए। मतलब आप जो करते हैं वो इस तरह से होता है कि लोग यह नहीं जान पाते कि वह काम आपने किया है। मतलब पर्दे के पीछे रह के काम करना। एक हाथ से दान किया, दूसरे हाथ को पता भी नहीं चला। ये आप जो कहावतें सुनते होंगे, ये एनोनिमिटी के एग्जांपल्स हैं। जैसे कोई चिट्ठी भेजता है बिना नाम लिखे, तो वो एनोनिमस होती है। या इंटरनेट पे कोई व्यक्ति बिना नाम बताए कुछ लिखता है, तो वह एनोनिमिटी का उपयोग करता है। यही है एनोनिमिटी। समझ में आ गया? ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि एनोनिमिटी क्यों ज़रूरी है। देखिए, एनोनिमिटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्वतंत्रता से बोलना और काम करने के लिए एनोनिमिटी प्राथमिक शर्त है। जब हम अपनी पहचान छिपाते हैं तो हम बिना डर के अपनी बात रख सकते हैं। यह खासकर तब जरूरी होता है जब हमारी राय समाज या सरकार को पसंद ना हो। अब एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एक मूवी है वी फॉर वेदांता। उसमें मुख्य पात्र जो है अपनी पहचान छुपाकर इनजस्टिस के खिलाफ लड़ता है। पर्सनालिटीज़ को ले लीजिए, कई पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट जो है अपनी सुरक्षा के लिए एनोनिमस रहते हैं, गुमनाम रहते हैं बिल्कुल, ताकि वो सही खबर और सच बोल सकें, ताकि उनको कोई पहचाने नहीं। दूसरी बात है सुरक्षा के लिए। एनोनिमिटी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। अगर कोई सच बोल रहा है या गलत कामों की जानकारी दे रहा है तो उसको खतरा हो सकता है, इसलिए वह अपनी पहचान छुपाना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए न्यूज़पेपर, और जो न्यूज़पेपर में काम करते हैं, जो पत्रकार हैं, उन पे ज़्यादा खतरा होता है। जो विसल ब्लोअर होते हैं उनके लिए ज़्यादा खतरा होता है, तो उनकी पहचान छुपाई जाती है ताकि उनकी जान बचे, नौकरी पे कोई खतरा ना हो। ठीक है, और कई देशों में जो है ह्यूमन राइट्स के जो कार्यकर्ता होते हैं उनको गुमनाम रखा जाता है ताकि उन्हें सरकार से खतरा ना हो। और निष्पक्षता और न्याय के लिए एनोनिमिटी ज़रूरी है। क्या होता है कि कभी कभी न्याय जो जस्टिस का प्रोसेस होता है उसमें गवाह या आरोपी की पहचान को छुपाना पड़ता है ताकि वे स्वतंत्र और निर्भीक होकर बयान दे सकें। बयानों को जो कह सकते हैं कि
किसी ने कोई हत्या की है, अब उसके खिलाफ जो है कोई बयान देने जा रहा था, तो उसको खतरा होता है, जो बयान देने वाला होता है वो खतरा, उसके ऊपर खतरा होता है कि उसको जान से न मार दे, इसीलिए उसको एनोनिमस रखा जाता है। अब रिलीजियस टेक्स्ट में ये बोला जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि मतलब ये है कि अच्छे काम करो, पहचान की चिंता मत करो, अपनी पहचान बनाने में चिंता मत करो, ठीक है। और इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद ने क्या कहा, गुप्त दान देना सबसे श्रेष्ठ दान है, एनोनिमस रह के। आज के समय में क्या हो रहा है, हम दान दे रहे हैं, कैमरा लगाए हुए हैं। एक अच्छी बात है कि चलिए आपको देख के 4 लोग और जो है मोटिवेट होंगे लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन हर बार अब पूरा रील ही बनाए हुए हैं आप कि मैं दान करूंगा वीडियो बनाऊंगा, दान करूंगा वीडियो बनाऊंगा, दान करूंगा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उसमें एक अपील भी तो करनी चाहिए ना कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आप लोग भी करिए, आइए हाथ बढ़ाइए, अपने रील बनाइए आगे बढ़ गए, अपने रील बनाइए आगे बढ़ गए। मतलब ये भूख दिखाती है प्रसिद्धि की, कि मैं प्रसिद्ध हो जाऊँ क्योंकि मैं दानी हूँ। तो ये दोगलापन है एक तरीके का, ठीक है। तो ऐसा दानी नहीं बनना है। जब भी आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो अपील करिए लोगों से भी कि हाँ, अगर एक से भले दो, दो से भले 3, तो ये बेहतर है। अपील नहीं कर रहे हैं, केवल केवल दान कर रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं कि देखो हम दान कर रहे हैं, तो ये दोगलापन है केवल। तो इसी पे पैगंबर मोहम्मद ने कहा ना कि गुप्त दान देना सबसे श्रेष्ठ दान है, यानी अनोनिमस रह के अब डोनेट कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें सिख धर्म और ईसाई धर्म में भी बहुत सारी चीज़ें बोली गई, आप पढ़ लेंगे आसानी से समझ में आएगा। और क्यों ज़रूरी है, सामाजिक न्याय और असमानता से लड़ने के लिए अनोनिमिटी ज़रूरी है। देखिए, जब लोग पहचान छिपाकर सामाजिक गलतियों का पर्दाफाश करते हैं तो समाज में सुधार भी आता है। ज़्यादा लोग मोटिवेट होकर काम करते हैं क्योंकि लोग उन्हें जानते नहीं है और वो अनोनिमस रह के बहुत अच्छे अच्छे काम कर लेते हैं। अगर लाइमलाइट में आ गए, चर्चा में आ गए, तो लोग उनको जीने नहीं देंगे, ढंग से परेशान कर देंगे। कि कई ऐसे अनसोशल एलिमेंट होते हैं जो नहीं चाहते कि सुधार हो, क्योंकि उसी पे उनको अपना रोटी सेकना होता है। तो एक मूवी है, फिल्म है स्पॉटलाइट। तो स्पॉटलाइट में पत्रकारों ने जो है गुमनाम स्रोतों की मदद से चर्च के भ्रष्टाचार को पर्दाफाश किया था। आपने ये मूवी नहीं देखी तो अब देख लीजिएगा। इसमें कुछ जर्नलिस्ट थे, उन्होंने एनोनिमस सोर्सेज से चर्च में जो है करप्ट एक्टिविटी चल रही थी उसका पर्दाफाश किया था, मूवी में दिखाया है। अब ऑनलाइन किस लिए और एनोनिमिटी किस लिए ज़रूरी है, ऑनलाइन प्राइवेसी और स्वतंत्रता के लिए। जैसे इंटरनेट पर लोग अपनी पहचान छिपाकर अपनी राय व्यक्त करते हैं जिससे सेंसरशिप या ट्रोलिंग से बचा जा सके। आप अभी देख रहे होंगे कि एक यूट्यूब पे बहुत सारे जो गर्ल्स हैं वो अपनी राय व्यक्त करती हैं, तो उनके कपड़ों पे कमेंट करते हैं, उनको अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए। नीचे आप कमेंट पढ़ेंगे तो गंदी गंदी गालियाँ, उल्टी सीधी बातें उनके लिए लिखी जाती हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए, ट्रोलिंग से बचा जा सके, एनोनिमिटी ज़रूरी होती है। या फिर कमेंट बॉक्स बंद कर देना, ये एनोनिमस होना, इसको भी एक तरीके का सूक्ष्म माइक्रो लेवल पे ये एनोनिमस होना कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रोलिंग से बच सके, उल्टी सीधी बातें ना करें। तो इसका समरी ये है कि एनोनिमिटी इसलिए ज़रूरी है ताकि हम डर धमकी से बचकर स्वतंत्रता से सही बात कर सकें, न्याय कर सके और समाज में बदलाव ला सके। यह सुरक्षा, निष्पक्षता और स्वतंत्रता की गारंटी दे देता है एनोनिमिटी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एनोनिमिटी क्या होती है, एनोनिमस होना क्या होता है, अनामता यानी पर्दे के पीछे रह के काम करना क्या होता है। अनामता का अपना एक सुख है। आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि आप बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति हैं और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी हैं, जैसे शाहरुख खान। तो क्या शाहरुख खान अब सड़क पे उनको घूमने फिरने का मन किया तो बिना सिक्योरिटी के घूम पाएंगे क्या? स्वभाव है नहीं, लोग पीछे पड़ जाएंगे उनके। तो वो एनोनिमस नहीं है। अब मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति है, दूसरा एग्जांपल कि ये बहुत अमीर व्यक्ति है, एनोनिमस है बिल्कुल, उसे कोई जानता नहीं है, लेकिन अमीर वो खूब है। अब वो आराम से रोड पे घूम सकता है। तो अनामता का अपना भी एक सुख है। इसका यही मतलब है कि कोई नहीं जानता, पैसा खूब है, लेकिन आराम से घूम रहे हैं मस्ती से। तो ये एनोनिमस होना होता है। तो ये अनामता का अपना सुख है। इसका जो मैंने अभी बोला, इसका मतलब यही है कि पैसे खूब है, कोई नहीं जानता, आराम से घूम रहे हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल कि पैसे बहुत हैं लेकिन जानते सारी दुनिया आपको जानती है,
आप बाहर निकलेंगे तो भीड़ लग जाएगी, तो क्या अपना जीवन जी पाएंगे ढंग से? न घूम फिर रहे हैं, न घूम पा रहे हैं ढंग से। तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन में यानी प्रशासन में एनोनिमिटी की सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन क्या है? देखिए, अधिकारी और कर्मचारी की सुरक्षा के लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है एनोनिमिटी में। जैसे आज के समय में जो है प्रशासन में कई बार कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी पहचान छुपानी पड़ती है ताकि वे दबाव और धमकी से बच सके। खासकर भ्रष्टाचार या गलत काम उजागर करने वालों के लिए एनोनिमिटी बहुत ज़रूरी हो जाती है। भ्रष्टाचार गलत काम को उजागर करने वालों को विसल ब्लोअर बोला जाता है। इसलिए एग्जाम्पल के लिए जब न्यूज़ में ऐसे विसल ब्लोअर के केस सामने आते हैं तो उनकी पहचान को गुप्त रखा जाता है, एनोनिमस रखा जाता है ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। तो कई राज्यों और केंद्र सरकार ने जो है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन लॉ बनाए हैं जिससे उनकी पहचान छुपाने का प्रावधान बन सके। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में संतुलन की चुनौती होती है। जैसे प्रशासन में एक तरफा पारदर्शिता बढ़ाने की मांग है ताकि लोग जान सके कि निर्णय कैसे लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ मामलों में एनोनिमिटी ज़रूरी होती है ताकि अधिकारी निष्पक्ष और डर धमकी से मुक्त होकर काम कर सके। तो द हिंदू के न्यूज़पेपर में अक्सर ऐसे मामले जो है दिखते हैं जहाँ अधिकारियों की पहचान छुपाई जाती है ताकि वे दबाव में न आए। ये एनोनिमस होना होता है। प्रॉब्लम भी है इसमें कि कभी कभी एनोनिमिटी का दुरुपयोग भी हो जाता है, जैसे अनाम शिकायतें या फर्जी रिपोर्ट बनाकर प्रशासन को भ्रमित किया जाता है। तीसरी बात क्या है कि ऑनलाइन कंप्लेंट और ग्रीवेंस रिड्रेसल में एनोनिमिटी का बढ़ता इस्तेमाल। क्या होता है कि सरकारी वेबसाइटों और ऐप्स पर नागरिक अपनी शिकायतें जो है गुप्त रूप से दर्ज कर सकते हैं। इससे भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ने में मदद मिलती है। ठीक है, एनोनिमिटी तो जो शिकायत करने वाले जो पोर्टल होते हैं उसमें एनोनिमिटी से शिकायतकर्ता जो है सुरक्षित महसूस करते हैं। इससे क्या होता है, शिकायतें ज़्यादा दर्ज कराई जाती हैं, लोग ज़्यादा कंप्लेंट कर पाते हैं फ्रिक्वेंटली बिना डरे। प्राइवेसी लॉ और डेटा प्रोटेक्शन में भी डेटा प्रोटेक्शन को भी देखा जाता है। जैसे डेटा प्राइवेसी और एनोनिमिटी को लेकर नए नियम बने हैं, जैसे कि भारत का पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी चर्चा में है काफ़ी। इससे होगा क्या, इससे तय होगा कि प्रशासन किस हद तक लोगों की पहचान छुपाएगा या उजागर करेगा। अब चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंट करने में क्या चैलेंजेस होंगे? देखिए, कभी कभी प्रशासनिक मशीनरी में टेक्नोलॉजी की कमी या गलत नीतियों के कारण एनोनिमिटी का सही उपयोग नहीं हो पाता है। तो कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार या गलत काम छुपाने के लिए एनोनिमिटी का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। ये दिक्कत है, ये चैलेंजेस हैं इसमें। तो एडमिनिस्ट्रेशन में अगर समराइज करें इसको तो हम ये बोलेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन में एनोनिमिटी ज़रूरी है ताकि अधिकारी और कर्मचारी डर या धमकी से बचकर ईमानदारी से काम कर सके। लेकिन इसका संतुलित और सही इस्तेमाल जरूरी है ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। नहीं बनी रहती तो दिक्कत होती है। तो एग्जाम्पल के लिए आप बोलेंगे कि जैसे हम बोलेंगे कि विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत गुमनाम सूचना देने वालों की पहचान छुपाई जाती है। ऑनलाइन पोर्टल्स पर नागरिकों की शिकायतें गुमनाम रखी जाती है जिससे भ्रष्टाचार पर काबू पाने में मदद मिले। लेकिन फेक कंप्लेंट से निपटने के लिए भी प्रशासन को सावधानी बरतनी पड़ती है। तो अब प्रशासन में एनोनिमिटी के सही और प्रभावी इस्तेमाल के लिए कुछ सुझाव हैं जो आप मेंस आंसर राइटिंग में लिखेंगे। देखिए, प्रशासन में एनोनिमिटी के लिए क्या सुझाव कि स्पष्ट नियम और कानून बनाए। सीधा सा बात, जैसे इस विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन है जैसी कानूनी व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी पे सही से उपयोग करें उनका। डिजिटल सुरक्षा यानी साइबर सिक्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए। डेटा चोरी या पहचान उजागर न हो, इन सब का ध्यान देना है। उनको एजुकेट करें, ट्रेनिंग दें उनको। अधिकारियों और कर्मचारियों को एनोनिमिटी का सही अर्थ समझाइए। पहले तो उन्हें यही नहीं पता होता कि एनोनिमिटी का मतलब क्या होता है। अब किसी कांस्टेबल को समझाइए जो 12वीं पास करके आया, पढ़ा लिखा है, उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं। अब बोलेंगे एनोनिमिटी तो पहले उसको प्रोनाउंसिएट करने में उसका दिमाग खराब हो जाएगा। आप बोलेंगे कि एनोनिमिटी बोलो तो कहेगा एन ये बोलेगा, उसको समझाने में खोपड़ी खराब हो जाएगी आपकी। तो ट्रेनिंग देना चाहिए, पहले तो उनको एजुकेट करें। तो अधिकारियों और कर्मचारियों को एनोनिमिटी के सही अर्थ और ज़रूरत के बारे में जागरूक करना ज़रूरी है ताकि गलत उपयोग से दुष्परिणाम जब उसका गलत इस्तेमाल होता है तो उसका जो परिणाम होगा
गलत परिणाम आएंगे उसको समझना ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना ज़रूरी है। एनोनिमिटी के बावजूद प्रशासन में निर्णय लेने की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, इससे जनता का जो है भरोसा बढ़ेगा। आप एनोनिमस रह के आप बोल देंगे हर सूचने को ही, जो भी सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, सबको जो है एनोनिमस रख देंगे तो जनता तो कहेगी हर चीज़ को एनोनिमस कर दोगे तो हम जानेंगे कैसे, तो उनके जानने के अधिकार का धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तो बैलेंस बनाना ज़रूरी है। फर्जी शिकायतों से बचाव के उपाय करने चाहिए, जैसे गुमनामी के नाम पर जो गलत आरोपी हो या फर्जी शिकायत को रोकने के लिए जांच तंत्र मजबूत करें। तो शिकायतों की सत्यता जानने के लिए जो है तकनीकी और मानवीय संसाधन है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। सुरक्षा प्रदान करें, जो विसल ब्लोअर है और जो गुमनाम एनोनिमस शिकायत करता है उनको सुरक्षा दें, क्योंकि आज जो शिकायत करता होता है, जो कंप्लेन लेने वाला होता है, उसको पता होता है कि शिकायतकर्ता कौन है। उसके ऊपर ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसको सुरक्षा मिले, या वो लेटर लिख के दे दे कि इसको सुरक्षा दो एनोनिमस तरीके से, लेकिन चर्चा में ना है कि इसने कंप्लेन करी है। उसकी सुरक्षा को बरकरार रखते हुए, उसकी प्राइवेसी को बरकरार रखते हुए, उसके एनोनिमिटी को सम्मान करते हुए, उसके एनोनिमस होने का सम्मान करते हुए, तो विसल ब्लोअर गुमनाम शिकायतकर्ता को सुरक्षा देना चाहिए ताकि वे बिना डर के भ्रष्टाचार गलत कार्यों को सूचना देता रहे। तो नियमित समीक्षा और सुधार करना चाहिए, मूल्यांकन करते रहना चाहिए, यानी प्रशासनिक जो नीतियाँ होती हैं, उसकी प्रक्रियाएं होती है, समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए ताकि एनोनिमिटी की गुणवत्ता बनी रहे। जनता और कर्मचारियों से फीडबैक लेना चाहिए तुरंत। देखिए ऐसे इसको छोटे उदाहरण से समझा देते हैं एग्जाम्पल से, कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार की सूचना देना चाहता है लेकिन डरता है कि उसकी पहचान पता चल जाएगी, तो उसे गुमनाम शिकायत करने की सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही प्रशासन को यह भी देखना होगा कि वह सूचना जो है सही है या गलत। इसके लिए तकनीकी और कानूनी उपाय ज़रूरी है। ठीक है, तो अंत समरी, इसको एक लाइन 2 लाइन में समरी बोलो तो एनोनिमिटी प्रशासन में ईमानदारी और जवाबदेही बढ़ाने के लिए आवश्यक है, लेकिन इसे संतुलित और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, संतुलित करना चाहिए, इसका पूरा का पूरा प्रोसेस बता दिया अभी तक। ठीक है, तो अब एनोनिमिटी का एनालिटिकल पार्ट क्या है। देखिए एनोनिमिटी का एनालिटिकल पार्ट में सकारात्मक और नकारात्मक पहलू देखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, सुरक्षा और संरक्षण बनता है। गुमनामी से व्यक्ति जो है गलत और भ्रष्टाचार जैसी गंभीर बातों की जानकारी दे पाता है, क्योंकि सुरक्षा और संरक्षण मिल गया। दूसरी चीज़, ईमानदारी और जवाबदेही बढ़ती है, इससे बढ़ावा मिलता है उसको। ठीक है, जब कर्मचारी या नागरिक बिना डर के शिकायत कर पाते हैं तो प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ जाती है। प्रतिकूल दबाव से बचाव हो जाता है, जैसे गुमनामी के कारण फीडबैक देने वाला व्यक्ति दबाव, धमकी या प्रतिशोध से सुरक्षित हो जाता है। अब इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है। इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि गलत उपयोग की संभावना होती है, जैसे गुमनामी का फ़ायदा उठाकर कुछ लोग फर्जी या बदनीयत शिकायत कर सकते हैं, जिससे प्रशासनिक संसाधनों की बर्बादी हो जाती है। और जिम्मेदारी और पारदर्शिता में कमी होती है, जब पहचान छिपी होती है तो जवाबदेही की कमी हो सकती है, कई बार सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। विश्वास का संकट हो जाता है। अगर गुमनामी का दुरुपयोग बढ़े तो जनता और प्रशासन दोनों का भरोसा टूट जाता है। अब इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस क्या है, इसमें चुनौती क्या है, व्यवस्थागत चुनौती, कि गुमनामी और पारदर्शिता के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। कानून और नियमों में स्पष्टता होनी चाहिए कि गुमनाम शिकायतों की जांच कैसे की जाए और कब पहचान सार्वजनिक हो सकती है, ये सब होना चाहिए। ये सब चुनौतियां भी हैं इसमें। तकनीकी और कानूनी दृष्टिकोण में चुनौती है, जैसे डिजिटल युग में गुमनामी के लिए जो है, गुमनामी मतलब एनोनिमिटी, आप इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया गुमनामी या अनामता बोलते हैं। तो डिजिटल युग में एनोनिमिटी के लिए मजबूत साइबर सिक्योरिटी आवश्यक है। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट लॉ की मदद से गुमनामी की रक्षा की जा सकती है। सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या है। समाज में एनोनिमिटी को लेकर विभिन्न जो है मान्यताएं और धारणाएं होती है। तो कुछ समाज इसे सकारात्मक मानते हैं, कुछ इसमें नकारात्मक सोच होती है। तो गुमनामी देने वाले, एनोनिमिटी देने वाले व्यक्ति के मनोबल और मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वे असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट क्या है इसका,
कि गुमनामी से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर नीतिगत सुधार संभव है, लेकिन दुरुपयोगों को रोकने के लिए मजबूत जांच प्रणाली और जवाबदेही तंत्र की ज़रूरत होती है हमें। तो अब मैं इसको पूरी तरीके से समराइज करूँ तो सकारात्मक पहलू क्या है कि गुमनामी से सच बताने वाले को सुरक्षा, भ्रष्टाचार रोकने में मदद और पारदर्शिता बढ़ती है। और नकारात्मक पहलू क्या है कि दुरुपयोग, जिम्मेदारी की कमी, गलत सूचना की संभावना और प्रशासनिक बोझ बढ़ जाता है। और संतुलन क्या है कि गुमनामी और जवाबदेही में संतुलन जरूरी है ताकि सामाजिक और वैधानिक उपाय हो सके। तो प्रशासन में गुमनामी की भूमिका को समझने, नीति बनाने और सुधार करने में मदद करता है। ये विश्लेषण जो किया एनालिटिकल पार्ट है इसका। तो एनोनिमिटी की जो रोल है, एनोनिमिटी का रोल ये है कि नीति बनाने और सुधार करने में मदद करता है काफ़ी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता IAS। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।